Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA निकुंज गोएंगा, your tax mentor, and yes, CMA Final Indirect Taxes का पहला क्लास, CMA Final Indirect Tax का पहला क्लास, that is Basics of GST. अभी से आप 2 मिनट में देखेंगे आपके स्क्रीन पर, और yes, enjoy that class. पूरा का पूरा बेसिक्स मैंने उसमें डिस्कस किया है. बेसिक्स ऑफ जीएसटी का 3 क्लासेस है. आज पहला क्लास होगा, कल दूसरा क्लास होगा, परसों तीसरा क्लास होगा. बैक टू बैक 3 क्लासेस आपको बेसिक्स ऑफ जीएसटी के ऊपर मिलेगा. एज यू ऑल नो दैट एनीथिंग विच यू आर गोइंग टू मेक इन फ्यूचर, आपको उसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है गाइस. ट्रस्ट मी, जो भी आपने इंटर में पढ़ा था ना, जो भी मैंने आपको इंटर में पढ़ाया था या कहीं से भी आपने पढ़ा था इंटर लेवल पे, आईडीटी में, जीएसटी कस्टम्स, दोनों उसी का एक प्रोफेशनल एलिवेशन है, उसी का एक एलिवेशन थोड़ा हाई है, थोड़ा सम्स ट्रिकी है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज्यादा है, चैप्टर्स थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो चीज आपने इंटर में पढ़ा था सब चीज आप फाइनल में भी पढ़ने वाले हो. तो मैंने स्टार्ट क्या किया, मैंने बेसिक से हिट किया. बेसिक्स पूरा क्लियर होगा तभी जाके एक बड़ी बिल्डिंग, एक सही इमारत बन पाएगी. और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू ऑल नो, आई हैव ऑलवेज stress this fact in the classes that if you do not lay strong foundation, future is not at all bright for you, because foundation has to be very strong, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो बस इसी तरीके से लेक्चर्स देखते रहिए. आज मैं पहला क्लास आपके लिए अपलोड कर रहा हूं. एंजॉय दैट लेक्चर, फुल लेक्चर देखना, अल्टीमेट आपको मजा आएगा, पूरा बेसिक्स रिवाइज हो जाएगा. ऐसा दो क्लास आ रहेगा. यस, एंड यू ऑल नो टिकर भी चल रहा है. एडमिशंस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ह्यूज रिस्पॉन्स. आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट मिला. बस यूं ही हम पे बिलीव करो, हम पे एश्योरेंस करो. मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत 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 सारे कंटेंट लेकर आऊंगा. सीएमए जून 21 जो होने वाला था, आपको पता है जुलाई 21 पोस्टपोन हो चुका है, एंड दैट इज वाई मैं अपने सीएमए फाइनल बच्चों के लिए भी बहुत खास ध्यान रख रहा हूं. एंड बहुत कमिंग वीक में उनके लिए भी शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊंगा, जहां पे समरी थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे. बस आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन बटन दबाना है, ताकि रियल टाइम बेसिस पे आपको अपडेट्स मिल सकेगा. ठीक है ना? सो बस एंजॉय करो आज का फर्स्ट क्लास बेसिक्स ऑफ जीएसटी जो अभी स्टार्ट होगा. बस यूं ही तरीके से देखते रहो, बेसिक्स को स्ट्रांग करो. कहीं पे भी आप ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेर एवर यू गो, बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे ना, यू विल डेफिनेटली नॉट एंजॉय द सब्जेक्ट. तो यू हैव टू क्लियर द बेसिक्स, देन ओनली यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट. चलो देखो बेसिक्स ऑफ जीएसटी क्लास नंबर 1. बाय बाय. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. Let's start our first class. Let's start our first class. Let's start our first class. अपना कॉपी खोल लेंगे, कॉपी खोल लीजिए. Let's start our first class. Basics of GST. कॉपी खोल लेंगे, साथ साथ नोट करेंगे प्लीज. कॉपी खोल लेंगे, साथ साथ नोट करेंगे प्लीज. एक कॉपी खोलो, साथ साथ नोट करो. बेसिक्स ऑफ जीएसटी. मैंने बोला आपको इनिशियली बुक का रिक्वायरमेंट नहीं होगा. कॉपी खोल लीजिए, साथ साथ नोट करेंगे प्लीज. बेसिक्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी का पूरा बेसिक समझो. क्या है जीएसटी? ये जीएसटी है क्या? ये गब्बर सिंह टैक्स है कि गुड एंड सिंपल टैक्स है? ये नोट करो फटाफट. हेडिंग देंगे बेसिक्स ऑफ जीएसटी, पूरा क्लैरिटी होगा. अगला 2-3 क्लास पूरा समझेंगे बेसिक्स ऑफ जीएसटी क्या होता है. वी विल अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ जीएसटी क्या होता है, एकदम क्लैरिटी से समझेंगे. ठीक है? बेसिक्स ऑफ जीएसटी, लेट्स स्टार्ट. बेसिक्स ऑफ जीएसटी, लेट्स स्टार्ट. बेसिक्स ऑफ जीएसटी, लेट्स स्टार्ट. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एकदम फाउंडेशन क्लास हो रहा है. मैट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पीडीएफ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली कॉपी और मैं जो बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनना. दैट्स इट. मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनो और कुछ नहीं करना है. बेसिक्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी का बेसिक समझो. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एकदम बेसिक्स. इतना अच्छा अच्छा चार्ट्स बनवाऊंगा, इतना अच्छा अच्छा समरी चार्ट बनवाऊंगा. एग्जाम के पहले ये चार्ट बहुत काम आने वाला है, इसलिए कॉपी को प्लीज अच्छे से मेंटेन करना. कॉपी नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉपी को अच्छे से मेंटेन करना. सीसीएस प्रोफेशनल लेवल या सी जो भी लेवल में आप एग्जाम दे रहे हो, जिस भी लेवल में आप एग्जाम दे रहे हो, कॉपी को अच्छे से मेंटेन करना. ठीक है? जिस भी लेवल में आप एग्जाम दे रहे हो, कॉपी को अच्छे से मेंटेन करना. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. Goods and services tax.
पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे लिखना। एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम 1st July 2017। एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम 1st July 2017। एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम 1st July 2017। GST in India, GST in India is a dual model. GST in India is a dual model. GST in India, देखिए पहला क्लासेस में आपको लगेगा ये तो हमें पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब बिल्कुल मत दिमाग में लाना। पता है फिर भी करो, फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग करना। सारे स्टूडेंट्स को पता हो सकता नहीं है, हो सकता है सब लोग इक्वली एग्जीक्यूटिव में उतना अच्छे से टैक्स नहीं पढ़ोगे जितना अच्छे से पढ़ना चाहिए था, राइट। तो फिर ये सारे बेसिक्स को पता है तो भी लिखो और अच्छे से समझो, जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझो। जीएसटी इन इंडिया इज अ डुअल मॉडल। जीएसटी इन इंडिया इज अ डुअल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट levy on supply of goods or services or both. Levy on supply of goods or services or both. Levy on supply of goods or services or both. लेवी ऑन सप्लाई, सप्लाई पे लगता है जीएसटी। अगर सप्लाई नहीं कर रहे तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्या चीज का सप्लाई पे लगेगा? गुड्स का सप्लाई करने पे लगेगा, सर्विसेज का सप्लाई पे करने पे जीएसटी लगेगा, या दोनों सप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। बेसिक चीज याद रखिए, सप्लाई कर रहे हो तो ही जीएसटी लगेगा वरना नहीं लगेगा मेरे दोस्त। सप्लाई कर रहे हो तो ही जीएसटी लगेगा वरना नहीं लगेगा। सप्लाई क्या होता है बाद में समझाया जाएगा, गुड्स क्या होता है बाद में समझाया जाएगा, सर्विसेज क्या होता है बाद में समझाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, classification of supply, classification of supply। सप्लाई का बहुत अलग अलग नेचर का क्लासिफिकेशन होता है। जो सप्लाई है इसके बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है, साथ साथ लिखते रहना प्लीज, आउटवर्ड सप्लाई। एक होता है इनवर्ड सप्लाई। एक होता है आउटवर्ड सप्लाई, एक होता है इनवर्ड सप्लाई।
एक होता है आउटवर्ड सप्लाई, एक होता है इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या? सुन लो पहले मेरा बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अ सप्लाई, मीन्स आई एम अ सप्लायर, आई एम सप्लाइंग यू एंड यू आर द रेसिपिएंट, यू आर रिसीविंग द सप्लाई। तो जीएसटी में मैन्युफैक्चरर बोल के कोई नहीं होता, ट्रेडर बोल के कोई नहीं होता, जो होता है सप्लाई होता है और कुछ नहीं होता है, सप्लाई होता है और कुछ नहीं होता है। यानी सप्लायर रेसिपिएंट को आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। मतलब सप्लायर जब सप्लाई करता है उसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, सप्लाई करना। सप्लायर जब सप्लाई रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है उसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, सप्लाई करना। वैसे इनवर्ड सप्लाई रिसीव जो कर रहा है रेसिपिएंट, सप्लाई रिसीव जो कर रहा है रेसिपिएंट, उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। सप्लाई जो रिसीव कर रहा है रेसिपिएंट उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। सप्लाई जो रिसीव कर रहा है रेसिपिएंट उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो। रिसीविंग inward supplies from supplier। मेरा बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रेसिपिएंट को सप्लाई मिल रहा है और सप्लायर को सप्लाई कर रहा है, तो आउटगोइंग इनकमिंग कॉल होता है ना, वैसे सप्लाई में आउटवर्ड मतलब सप्लाई करना और इनवर्ड लेना मतलब सप्लाई रिसीव करना। तो दो होता है, एक आउटवर्ड सप्लाई, एक इनवर्ड सप्लाई। दो तरह का सप्लाई होता है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। दो तरह का सप्लाई होता है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। ठीक है ना? दो तरह से अपने क्लासिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी का पार्ट चल रहा है, क्लासिफिकेशन का ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन है ए, 4 का ए है, ये 4 का ए पहला क्लासिफिकेशन है। ए सप्लाई का दो पार्ट्स होता है, एक आउटवर्ड करना और एक इनवर्ड लेना। दो तरह का सप्लाई होता है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है? इंटर लेवल पे आपको पढ़ा दिया गया है ये सब चीज। नेक्स्ट, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। एक होता है और क्लासिफिकेशन, इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। दो तरीके का सप्लाई होता है, इंट्रा और इंटर। दो तरीके का सप्लाई होता है, इंट्रा और इंटर। सब पता है आपको, रिवाइज करवा रहा हूं खाली, नहीं भी पता है तो मैं बोल दे रहा हूं तो आपको याद आ जाएगा। इंट्रा मतलब क्या? इंट्रा मतलब अगर माने इंडिया में ही एक स्टेट से विद इन दैट स्टेट ही सप्लाई हो रहा है, विद इन दैट स्टेट ही सप्लाई हो रहा है, विद इन दैट स्टेट ही सप्लाई हो रहा है, विद इन दैट स्टेट ही सप्लाई हो रहा है, विद इन दैट स्टेट ही सप्लाई हो रहा है। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। मैं बंगाल में हूं, बंगाल में ही सप्लाई कर रहा हूं। मैं पंजाब में हूं, पंजाब में ही सप्लाई कर रहा हूं। मैं बिहार में हूं, बिहार में ही सप्लाई कर रहा हूं।
इसको बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई, इसको बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई, इसको बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, इंट्रास्टेट सप्लाई। कैसे है सर, कैसे है? इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई सप्लाई इंट्रा है कि कैसे डिटरमाइन करते हैं? या लिखेंगे साथ साथ, लिखेंगे साथ साथ। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो सप्लाई करता है उसको सप्लायर बोलते हैं, जो सप्लाई रिसीव करता है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो साथ साथ। जो सप्लायर सप्लाई, जो सप्लाई करता है, मेकिंग द सप्लाई, उसको सप्लायर बोलते हैं, और जो सप्लाई रिसीव करता है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सब समझ में आएगा, अभी बेसिक्स चल रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है और सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो अब आप बोलते हो कि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, अब बताओ यूनियन टेरिटरी क्या है भाई, बताया तो आपको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, और अभी तो रिसेंट आर्टिकल 370 के बाद हमें मिला है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। अरे बोलिए, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, कुछ याद आ रहा है? ज्योग्राफी में पढ़े थे यार, इंटर लेवल पे भी पढ़े थे। तो दोनों मर्ज हो गया है, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली मर्ज हो गया, सब पढ़ेंगे आपको। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे आइए कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है। वेस्ट बंगाल में ही लोकेशन ऑफ सप्लायर है, सप्लाई भी वेस्ट बंगाल में ही कर रहा है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सप्लायर है, लोकेशन वहां पर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, तो ये इंट्रा यूटी सप्लाई होगा। विद इन द यूटी सप्लाई कर रहे हो तो विद इन द यूटी सप्लाई करने में क्या होगा, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। पहले ये समझो कि कब कोई सप्लाई इंट्रा माना जाता है, कब कोई सप्लाई इंटर माना जाता है, कब कोई सप्लाई इंट्रा माना जाता है, कब कोई सप्लाई इंटर माना जाता है, पहले इतना समझो। तो ये देखते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पर है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है। अगर ये सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में तो लग जाएगा इसमें क्या, इंट्रा, ये क्या हो जाएगा, इंट्रा। इंट्रा के बाद आगे बढ़ेंगे, उसके पहले ये समझो इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, उसके पहले समझो इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है। तो गाइस इंटरस्टेट सप्लाई में मैं सेम बात डायग्राम बना रहा हूं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में अगर सप्लाई हुआ, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर चला गया तो ये मान लिया जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई, ये मान लिया जाएगा। अभी आपको बहुत बच्चा लग रहा होगा कि सर ये सब तो हमें आता ही, आगे पढ़ाइए। गाइज यही तो है बेसिक्स ऑफ जीएसटी जो आपको प्रोफेशनल लेवल में आगे लेकर जाएगा। तो ये छोड़ना नहीं है भैया, बेसिक्स हमको पढ़ाने दो भाई, बेसिक्स छोड़ना नहीं है, बेसिक्स हमें पढ़ाने दो। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे जाके आपको याद करो, हाँ सर आप फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, हाँ सर आप फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, इंट्रा, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों क्या है, सेम स्टेट में सेम यूटी में तो इंट्रा है, सेम स्टेट में सेम यूटी में तो क्या है, इंट्रा है। उसके बाद इंटर क्या है, देखो आप बात समझ में। अच्छा सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ध्यान से, अगर इंडिया में हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया से बाहर हम इंडिया के बाहर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। इंडिया से हम इंडिया के बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया से हम इंडिया के बाहर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको भी माना जाता है इंटरस्टेट सप्लाई, इसको भी माना जाता है इंटरस्टेट सप्लाई, इसको भी माना जाता है इंटरस्टेट सप्लाई। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हाँ सर समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अगर
आप इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट किए, इंडिया के बाहर से इंडिया में कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, इंडिया में गुड्स लेकर आए, तो आप बन गए कौन? इंपोर्टर। आप बन गए कौन? इंपोर्टर। तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। और क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। आगे सब क्लैरिटी होगा, अभी बेसिक्स चल रहा है। इंपोर्ट किया इंडिया में, सप्लाई माना जाएगा, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, सप्लाई माना जाएगा। और ये जो इंडिया में इंपोर्टर है ना, इसी को टैक्स देना होगा, ये भी पढ़ाएगा आपको। ये जो इंडिया में इंपोर्टर, इसी को टैक्स देना पड़ेगा। जो इंडिया से इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, इसको भी इंटरस्टेट सप्लाई का दर्जा दिया गया है, इसको भी इंटरस्टेट सप्लाई का दर्जा दिया गया, और इसके ऊपर भी लगेगा जीएसटी। कैसे लगेगा बाद में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई मतलब जैसे दूसरा स्टेट में गया, इंटर। इंडिया के बाहर से इंडिया में आया, इंटर। इंडिया से इंडिया के बाहर गया, इंटर। जब तक विद इन द स्टेट थे, विद इन द यूनियन टेरिटरी थे, बात बन रही थी। अच्छा सर एक और बताइए, अगर एक स्टेट से दूसरा यूटी में चला गया तो? दिल्ली जैसे मान लो वेस्ट बंगाल से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जा रहा है, यह भी इंटर होगा। जैसे ही तुम दूसरे घर में जाओगे, इंटर होगा। विद इन द स्टेट रहोगे, इंट्रा है। विद इन द यूटी रहोगे, इंट्रा है। जैसे ही दूसरे स्टेट में जाओगे, इंटर होगा। बात समझ में आ रही है? तो सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में जरा बता देते तो बढ़िया हो जाता। बस अभी बता देते, आप बोले और अभी बता देते। सर यही चीज देखना है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब आप जो सप्लाई कर रहे हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर सप्लाई कर रहे हो, अगर ये गाइस प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुना, प्लीज प्लीज मेरा बात ध्यान से सुना, अभी अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, यही है बेसिक्स क्लास का इंपॉर्टेंस। अगर ये रहा हमारा डिफरेंट स्टेट, अगर ये रहा हमारा डिफरेंट स्टेट, अगर ये रहा हमारा डिफरेंट स्टेट, साथ साथ कॉपी भी करते रहना। अगर ये रहा हमारा डिफरेंट स्टेट, या अगर ये रहा हमारा डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, ये रहा हमारा डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, ये हुआ आपका डिफरेंट स्टेट, या अगर आपका रहा डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, मतलब समझो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लक्षद्वीप में ट्रांस सप्लाई हो रहा है, इंटर है, इंटर है। ये वेस्ट बंगाल से बिहार में सप्लाई हो रहा है, इंटर है, ये डिफरेंट स्टेट। और थर्ड अपना आता है वन स्टेट एंड वन यूटी। थर्ड अपना आता है वन स्टेट एंड वन यूटी, मतलब एक स्टेट और यूटी के बीच में हो रहा है, तो यूनियन टेरिटरी के बीच में रहा, उसको भी अपने क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है तो बताओ, समझ में आ रहा है? इंटर स्टेट बोलेंगे। डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी, सब के सब इंटर स्टेट सप्लाई माने जाएंगे, सब के सब इंटर स्टेट सप्लाई माने जाएंगे। बोलो हाँ समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। तो दो तरह का सप्लाई का नेचर समझा, इंट्रा अलग होता है, इंटर अलग होता है। इंट्रा क्या, वो विद इन द स्टेट रह रहा है, इंट्रा यूटी क्या है, आई मीन इंट्रा यूटी क्या है, विद इन द यूटी रह रहा है, ठीक है। तो सेम स्टेट ही सेम यूटी है, तो लग जाएगा क्या, क्या लगेगा बाद में? इंटर मतलब जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो चीज देखना है। अगर ये डिफरेंट स्टेट में है, अगर ये डिफरेंट यूटीज में है, अगर एक स्टेट एक यूटी में है, तो ये मान जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप देखिए मजे की बात, देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज क्यों निकाला गया सर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटी का पहला पड़ाव। सप्लाई है, जीएसटी सप्लाई पर लगता है। सप्लाई किस ना तरह का होता है? आउटवर्ड होता है, इनवर्ड होता है। आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, इनवर्ड सप्लाई रिसीव कर रहे हो, दो ही आदमी होता है पूरे जीएसटी में, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। सप्लायर का काम सप्लाई करना, रेसिपिएंट का काम रिसीव करना। अभी मेरे केस में हम आपको टीचिंग कर रहा है, कोचिंग दे रहा है, हम सप्लायर और आप रेसिपिएंट हो। हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, हम आपको आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, आप इनवर्ड सप्लाई रिसीव कर रहे हो। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब लोकेशन ऑफ सप्लायर, मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल है भाई, हम वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहता है, वहीं पे रह रहा है। अब कहां से सप्लाई हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी आप इतना मत सोचो। लेकिन देखा जाता है लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है। गाइस मेरा बात सुनो, यहां से अपना और एक एरो निकलेगा। देखिए ये सब समरी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यही बेसिक्स है जो आपको आगे फाउंडेशन ले करेगा। सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है, या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है। दो चीज हो सकता है, सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में, यही दो चीज हो सकता है, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। सेम स्टेट में है, सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो दोस्तों अब आया हमारा जीएसटी लग जाएगा। क्या होगा लेवी, क्या होगा लेवी? CGST प्लस
SGST, CGST प्लस SGST। CGST मतलब समझ में आया, सेंट्रल लेवल का जीएसटी, और SGST लगेगा स्टेट लेवल का जीएसटी। ये मेन जीएसटी लगने वाले हैं। और वही अगर आप यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हो, विद इन द यूनियन टेरिटरी, तो लग जाएगा CGST प्लस UTGST। UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सर ये चीज निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन सा जीएसटी लगता है, सेंट्रल जीएसटी लगता है, स्टेट जीएसटी लगता है, कि क्या लगता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो अगर सेम स्टेट है तो CGST प्लस SGST, सेम यूनियन टेरिटरी है तो CGST प्लस UTGST। समझ में आ रहा है सर? और अगर बनाते रहेंगे साथ साथ, ये तीनों के केस में अगर डिफरेंट स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट एक यूटी में सप्लाई कर रहे हैं, तो लगने वाला है मेरे दोस्त IGST, लगने वाला है IGST, लगने वाला है IGST। साथ साथ कॉपी करेंगे, लगने वाला है IGST, लगने वाला है IGST, which is known as integrated, which is known as integrated, which is known as integrated GST, which is known as integrated GST। यहां तक कॉपी कर लीजिए फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूं। ये सब आपको आता है, ये सब आपको आता है। CGST प्लस SGST इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगता है, CGST प्लस UTGST इंट्रा यूटी सप्लाई पे लगता है, और कोई भी इंटर स्टेट हुआ या इंटर यूटी हुआ या वन स्टेट वन यूटी हुआ तो लग जाएगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब आपको समझने की बारी है, अब आपको समझने की बारी है। मेरा बात बहुत ध्यान से समझ लो गाइस, मेरा बात बहुत ध्यान से समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। CGST प्लस SGST लग गया, तो सर CGST जो लगेगा, एज द नेम सजेस्ट, इसको कौन लगा रहा है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है। इसको कौन लगा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है। वैसे SGST कौन लगा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है। वैसे SGST कौन लगा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसलिए स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। इसलिए तो जीएसटी को डुअल मॉडल बोला गया है, इसलिए तो जीएसटी को डुअल मॉडल बोला गया है कि एक ही सप्लाई पे सेंट्रल भी टैक्स ले रहा है, स्टेट भी टैक्स ले रहा है। एक ही सप्लाई पे सेंट्रल भी टैक्स ले रहा है, स्टेट भी टैक्स ले रहा है। तो CGST प्लस SGST लग रहा है, CGST प्लस SGST लग रहा है। वैसे अगर यूटी के बीच में सप्लाई हो रहा है, अगर यूटी के बीच में सप्लाई हो रहा है, तो उस केस में CGST के साथ साथ UTGST लग रहा है। जो लगाता है जो आई होप यू नो, चीफ मिनिस्टर नहीं होते यूनियन टेरिटरीज में, गवर्नर होते हैं, गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो इसको कौन लगाता है? इसको लगाता है यूनियन टेरिटरी। ये जो टैक्स है इसको कौन लगाता है? यूनियन टेरिटरी लगाता है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और IGST कौन लगाता है? IGST भी सर आपको पता होगा सेंट्रल लगाता है। IGST भी कौन लगाता है? सेंट्रल लगाता है। तो मतलब सर अगर नटशेल में हम बात करें, अगर हम नटशेल में बात करें तो अल्टीमेटली IGST हो गया और CGST हो गया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, यूनियन टेरिटरी चार्ज करता है UTGST, और स्टेट GST चार्ज करता है, SGST चार्ज करता है स्टेट गवर्नमेंट। यही सारे टैक्सेस है जो GST में आपको देखने को मिलेगा, यही सारे टैक्सेस है जो GST में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आपके दिमाग में चल रहा है, अब आपके दिमाग में चल रहा है, तो सर आपको यहां पे मैं लिखवा देता हूं GST में कितने लॉज है, GST में इंडिया में कितने लॉज है समझ लो। ये सब आपको इंटर लेवल पे भी पढ़ाया गया है। GST में कितने लॉज है समझ लो, GST में कितने लॉज है समझ लो। सर पहला लॉ आता है CGST एक्ट, साथ साथ कॉपी करते रहना। पहला आता है CGST एक्ट 2017, पहला आता है CGST एक्ट 2017, CGST एक्ट 2017। दूसरा है IGST एक्ट 2017,
क्यों? क्योंकि 2017 में ये इनैक्ट हुआ था। कोई भी एक्ट के बगल में जब ईयर लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब कि वो उस साल इनैक्ट हुआ है। सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017। आईजीएसटी एक्ट क्यों लगता है? आईजीएसटी एक्ट लेवी कौन करती है? सर लेवी है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवी है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी भी लेवी है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कौन करती है? लेवी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है? लेवी करती है। आई होप आप लोगों को गाइस सब समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सीजीएसटी एक्ट एक एक्ट हो गया, आईजीएसटी एक्ट 2017 एक एक्ट हो गया। वैसे ही यूटीजीएसटी का भी एक्ट है, क्योंकि यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी लगा रहा है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी लगा रहा है, तो यूटीजीएसटी का भी अपना एक एक्ट है, यूटीजीएसटी का भी अपना एक एक्ट है, यूटीजीएसटी का भी अपना एक एक्ट है। मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं, 2-3 क्लास बाद आप जीएसटी के चैंप हो जाओगे। आपको लगेगा सर हमने इंटर लेवल पे जो पढ़ा था ना हमको सब याद आ गया है। अब प्रोफेशनल में ना आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आएगा, अलग ही लेवल पे आपका जीएसटी चलेगा, मतलब आप प्रोफेशनल लेवल पे सोचने लग जाओगे। तो ये सब बेसिक्स मुझे क्लियर कराना जरूरी है। और यस, ये मैं मेन क्लास का काउंटिंग में लेकर चलता नहीं हूं, ये मैं अपना एक्स्ट्रा में ही मैं रख के चलता हूं कि नहीं मेरे को अपने बच्चों को इसको फंडामेंटल स्ट्रांग रखवाना है तो मैं रखवाऊंगा, उसके बिना मेरे को तसल्ली नहीं होता है, मेरे को अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता है टीचिंग करके। तो सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, आईजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, और यूटीजीएसटी जो एक्ट है ये यूनियन टेरिटरी इंपोज करता है टैक्स। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो भी है, इन लोग का यूटीजीएसटी एक्ट अलग। ठीक है, वैसे ही एसजीएसटी एक्ट्स है, एक्ट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। एक्ट्स क्यों बोला मैंने? एक्ट्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि एसजीएसटी लॉ गाइस एक नहीं है, हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी लॉ है, हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी लॉ है, हर स्टेट का। वेस्ट बंगाल का अलग अलग, झारखंड का अलग, गुजरात का अलग, महाराष्ट्र का अलग, हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी लॉ है। क्योंकि विदाउट एनी लॉ यू कैन नॉट इंपोज टैक्स, ऐसा हमारा भारतीय संविधान अलाउ नहीं करता। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जीएसटी इंडिया में आया गया बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस विच वाज रिक्वायर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो एसजीएसटी एक्ट 2017 इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एसजीएसटी के बहुत सारे एक्ट्स है, एसजीएसटी के बहुत सारे एक्ट्स है, जैसे सीजीएसटी का एक्ट है, आईजीएसटी का एक्ट है। अच्छा, सीजीएसटी का एक्ट है एक है कि बहुत सारे? बताइए सर। सीजीएसटी का एक्ट एक ही है, वन एक्ट, वन एक्ट। ये पार्लियामेंट पास किया है, ये पार्लियामेंट पास किया है, और पार्लियामेंट जो पास करता है ऑल इंडिया एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये जो है ये एसजीएसटी है, दिस इज अ लेवी बाई स्टेट गवर्नमेंट। ये जो एसजीएसटी है दिस इज अ लेवी बाई स्टेट गवर्नमेंट। और यहां पे मल्टीपल एक्ट्स है, यहां पे मल्टीपल स्टेट वाइज लिख सकते हो, मल्टीपल स्टेट वाइज एक्ट है, सबका अपना अपना एक्ट है, मल्टीपल स्टेट वाइज एक्ट है, सबका अपना अपना एक्ट है, मल्टीपल स्टेट वाइज एक्ट है, सबका अपना अपना एक्ट है। सीजीएसटी एक ही एक्ट है क्योंकि सेंट्रल लेवल का एक्ट है। वैसे आईजीएसटी भी एक ही एक्ट है, यह भी पार्लियामेंट ही पास किया है। आईजीएसटी भी एक ही एक्ट है, यह भी पार्लियामेंट ही पास किया है। अब बताओ यूटीजीएसटी, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है यूटीजीएसटी। सर यूटीजीएसटी हमारे देश में सबसे पहले बताओ कितने यूनियन टेरिटरी है? बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। हमारे देश में बताओ कितने यूनियन टेरिटरी है? अभी लद्दाख भी ऐड हो गया और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, अभी लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और जम्मू एंड कश्मीर भी ज्योग्राफिकली यूनियन टेरिटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूनियन टेरिटरी है। सर हमारे देश में जितने भी यूनियन टेरिटरी है, हमारे देश में जितने भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, बहुत लोग 7 बोलेगा, बहुत लोग 9 बोलेगा, बहुत लोग 11 बोलेगा, बहुत लोग 10 बोलेगा, सबका निवारण अभी मैं दे दूंगा, थोड़ा वेट करो बस। जितने भी यूनियन टेरिटरी, आपको बोल देता हूं, सिविक्स में आप लोग पढ़े होंगे, गवर्नर हर मतलब जैसे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं होते, यूनियन टेरिटरी में गवर्नर होते हैं, और सब प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रोल में रहता है। तो उसका भी जो एक्ट है, जितने भी यूनियन टेरिटरी है सबके ऊपर एक ही एक्ट लगा है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट। ऐसा नहीं है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अलग यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अलग यूटीजीएसटी एक्ट है, लक्षद्वीप का अलग यूटीजीएसटी एक्ट, ऐसा नहीं है, एक ही यूटीजीएसटी एक्ट है।
ये भी आपके सिलेबस में एक ही यूटीजीएसटी एक्ट है, और आपके यूटीजीएसटी एक्ट कुछ नहीं, एक ही यूटीजीएसटी एक्ट है। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही यूटीजीएसटी एक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी एक्ट भी एक ही एक्ट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्लियामेंट में पास किया हुआ है। और एसजीएसटी एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना 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 एक्ट पास करती है, एसजीएसटी एक्ट। अब मेरा बात आपसे, अच्छा यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं आपको एक बार बता देता हूं, ऑल्दो आगे सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब इतना अच्छा ये आ गया ना, तो अब एक बार बता देता हूं। सर यूनियन टेरिटरीज आप लिख सकते हो यहां पे, लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, देखिए दादरा एंड नागर हवेली जो था और दमन एंड दीव जो था ना, वो मर्ज हो गया। मर्ज मतलब अब उसको एक ही यूटी माना जाएगा, पहले अलग अलग था, अब ये मर्ज हो गया, इसको एक ही यूटी माना जा रहा है। ठीक है, इसको वन सिंगल कंसोलिडेटेड यूटी माना गया, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। लद्दाख, लद्दाख ऐड हो गया है। दिल्ली, पुडुचेरी, पुडुचेरी मतलब पहले इसको पौंडीचेरी बोलते थे, अब इसको पुडुचेरी बोलते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी। गाइज ये जो तीन है ना, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, ऐसे ये यूनियन टेरिटरी ही है, लेकिन इसको यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर माना गया है। यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर माना गया है, क्योंकि इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। आज दिल्ली के हमारे चीफ मिनिस्टर है, पुडुचेरी में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, इनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पे एक्ट पास किया जा सकता है। इसलिए ये यूनियन टेरिटरी है, बट इनका खुद का लेजिस्लेचर है, इसीलिए जीएसटी लॉ इसको स्टेट्स मानता है। जीएसटी लॉ इसको स्टेट्स मानता है, जीएसटी लॉ इसको स्टेट मानता है, और दैट इज वाई इसमें एसजीएसटी लगता है, दैट इज वाई इसमें एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी इन सब स्टेट्स में नहीं लगता। एसजीएसटी लगता है इन तीन स्टेट्स में, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर ऐसे यूनियन टेरिटरी है, बट जीएसटी लॉ के हिसाब से वो एसजीएसटी में आएगा, जीएसटी लॉ के हिसाब से वो एसजीएसटी में आएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो दिल्ली, पुडुचेरी, जेएनके यूनियन टेरिटरी है विद स्टेट लेजिस्लेचर, इसको स्टेट का दर्जा दिया गया है। और बाकी जो मैंने आपको लिखवाया है, बाकी जो मैंने आपको लिखवाया है, ये होंगे यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इसमें लगेगा यूटीजीएसटी, इसमें लगेगा यूटीजीएसटी, इसमें लगेगा यूटीजीएसटी। ठीक है, सो दैट्स इट। ये था हमारा लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, जेएनके, पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी स्टेट लेजिस्लेचर। ये तीन ऐसे यूटीज है जिसका खुद का स्टेट से, आपको पता होगा ये चीज। ठीक है, तो ये था हमारे एक्ट्स। एक और एक्ट है, ऑल्दो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बट ये भी आप पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में यहां लिखवा देना चाहता हूं। जीएसटी कॉम्पनसेशन, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स,
जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, जीएसटी कॉम्पनसेशन, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। सर क्या है, एक बार लिख लो ना पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले लिखने का काम कर लेते हैं। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी। जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी, और ये भी एक ही एक्ट है। ये भी एक ही एक्ट है, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स। नाम सुन के ही समझ में आ गया। सर आपको पता है जब जीएसटी इंडिया में आया था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर कि स्टेट्स को समझाया जाए कि देख भाई जीएसटी अच्छा टैक्स है, अगर आप समर्थन नहीं देंगे तो जीएसटी नहीं आ सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि सर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी, स्टेट जीएसटी नहीं लगाएगी, स्टेट पुराना टैक्सेस लगाएगी। ये पुराना टैक्सेस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये पुराना टैक्सेस क्या लगता था, कैसे लगता था, जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें डिस्कस हो जाएगा। अभी हम जीएसटी जो फ्रेश है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक ऐसा एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को वादा कर रहा है, जिसे होता है ना प्रॉमिस करना कि सुनो सुनो स्टेट्स, अगर तुमको जीएसटी से नुकसान होता है, मतलब पुराने में आपको पता था वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, अब अभी जीएसटी लग रहा है, तो वैट में अगर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू आता था वैट से, वैट कलेक्शन से, और जीएसटी में कम आ रहा है, जीएसटी में कम आ रहा है, तो इसका जो गैप है इसका भरपाई कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट बोला हमको तुम पे विश्वास नहीं है, एक्ट बनाओ। तो एक्ट बना दिया, हम सब पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। अब आप सोचो कि भैया सेंट्रल के पास इतना पैसा कहां से आएगा कि वो जो लॉस होगा स्टेट्स को उसका भरपाई करे। सेंट्रल के पास पैसा कहां से आएगा? तुमको पता है क्या क्या सेंट्रल ने? सेंट्रल में अच्छा चलो ठीक है, जितने भी अमीर लोग हैं, आइए सबको बुलाइए, जितने भी अमीर लोग हैं, अमीर लोग मतलब समझ गए, टाटा अंबानी बिरला ऐसे नहीं, वो तो इनकम टैक्स के हिसाब से अमीर है। जितने भी ऐसे गुड्स हैं हमारे देश में जो अमीर लोग यूज करते हैं, कार्स हो गया, या जितने भी नशेली चीजें होती है, गंदी चीजें होती है, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, ये सब चीज पे इन्होंने क्या किया? लगा दिया एक सेस, लगा दिया एक सेस। अब क्या होगा पता है? जैसे इनकम टैक्स में आपको याद होगा, टैक्स में लगता है सरचार्ज, लास्ट में लगता है एक छोटा सा बिंदु सेस, वैसे जीएसटी में कर दिया कि चलो कुछ कुछ गुड्स में सेस लगाओ, सेस लगाओ, सेस से जो पैसा आएगा, सेस से जो पैसा आएगा उसको जमा करते रहो, उसको जमा करते रहो, और वो जो पैसा जमा होगा ना उसको क्या चीज के लिए यूज किया जाएगा? अगर सेंट्रल को स्टेट को पैसा देने की बारी आई, क्योंकि स्टेट लॉस में है बिकॉज ऑफ जीएसटी, तो सेंट्रल बोलेगा ये लो स्टेट तुम्हारा लॉस भरपाई कर दिया। पैसा कहां से है सेंट्रल के पास? सर सेस चार्ज करके आया। ये सेस लगाने का पावर कहां से आया? ये कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट में आया। समझ में आया पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि सर सीजीएसटी तो टैक्स है, एसजीएसटी भी टैक्स है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। वही यूटी होता तो सीजीएसटी, और मतलब बेसिकली यूटी जीएसटी और एसजीएसटी पूरा मिरर इमेज है। जहां एसजीएसटी लग गया एसजीएसटी लगा, जहां एसजीएसटी नहीं लगेगा, और यूनियन टेरिटरी तो यूटी जीएसटी लग गया। अगर इंटर स्टेट किया तो आईजीएसटी लग गया। लगाएगा सेंट्रली, लगाएगा सेंट्रली, सेंट्रल ही लगाएगा। और अगर सेस चार्ज करना है तो जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट के तहत ये सेस चार्ज किया जा रहा है। इसका रीजन क्या है? सेंट्रल बोल रहा है हम स्टेट को भरपाई करेंगे लॉस का। अब जब ये एक्ट पढ़ाया जाएगा तब डिटेल में आएंगे, अभी अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा समरी किया गाइस, अगर समझ में आया तो प्लीज रिस्पॉन्ड करना, कैसा लगा, समझ में आया ना? आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना भाई? बताओ जरा, समझ में आ रहा है ना? प्लीज बताओ समझ में आ रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। चलिए सर, मजा तभी आता है जब मेरे बच्चों को समझ में आ जाए, स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, तो टीचर का जितना भी एक अंडरस्टैंडिंग होता है ना, बहुत मजा आ जाता है। ये लो भाई,
अच्छे से कॉपी कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से कॉपी कर लो। देखिए अंडरस्टैंडिंग, मैं सच में बताऊं गाइस, मैं तो इतना साल से पढ़ा रहा हूं और मैं इस चीज का मास्टर हूं, तो मैं समझ सकता हूं। बहुत मजा आएगा आपको जीएसटी, बहुत मजा आएगा आपको कस्टम्स, बहुत मजा आएगा आपको एफटीपी, बहुत मजा आने वाला है आपको जो आगे का चैप्टर्स है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो मजा आएगा, नहीं तो आप बहुत बोरिंग सा लगेगा आपको। फाउंडेशन मजा आएगा तभी मजा आएगा। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। लास्ट में कॉपी करने का मैं देख लेंगे अपने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। या इफ पॉसिबल मैं ये क्लास स्लाइड्स है ना, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज फोर्स मत करना, अगर पॉसिबल हो तो ये क्लास स्लाइड्स आपको मेल पे चला जाएगा। चलिए तो ये हो गया सर, डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सर हम लोग लॉज ऑफ जीएसटी पढ़े, हम लोग इंट्रा इंटर पढ़ लिए, अपने 4B में थे, ठीक है 4B में एक क्लासिफिकेशन पढ़े इंट्रा और इंटर का। चलिए अब और एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सप्लाई का, बहुत क्लासिफिकेशन है। एक सप्लाई का और एक क्लासिफिकेशन है, ये आपको शायद याद होगा, नहीं भी होगा तो मैं याद दिलवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एक होता है कॉम्पोजिट सप्लाई, अब मजा आएगा ना। एक होता है कॉम्पोजिट सप्लाई और एक होता है मिक्स्ड सप्लाई। एक होता है कॉम्पोजिट सप्लाई, एक होता है मिक्स्ड सप्लाई। एग्जाम्पल से आपको याद आ जाएगा, आप टेंशन ही मत लीजिए, बहुत टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ेंगे। कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, मैं देखिए सेक्शन नंबर्स पे भी फोकस नहीं किया, क्योंकि अगर हम सेक्शन नंबर में चला जाता था तो आप डर जाते, बोले सर सेक्शन नंबर आ गया, आगे सब सेक्शन, अभी खाली कॉन्सेप्ट को मन में उतारिए। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, सर ये आपको सप्लाई चैप्टर में पढ़ाया गया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे देता हूं। देखिए क्या होता है, अगर हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी एक साथ सप्लाई कर रहे हैं, हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल सर, एग्जांपल हमें बोलिए, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज कैसे सप्लाई कर रहे हैं? हम आपको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, हम आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। तो गुड्स सप्लाई जब कर रहे हैं ना, तो हम आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट भी तो कर रहे हैं, हम आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट भी तो कर रहा है। आप बोले मेरे को 10 किलो ये गुड्स भेज दो, आप रहते हो दूसरा स्टेट में, हम रहते हैं दूसरा स्टेट में, तो मैंने आपको गुड्स सप्लाई किया, तो मैं आपसे जो प्राइस चार्ज करूंगा, मैं आपसे गुड्स का भी प्राइस चार्ज करूंगा और मैं आपसे कुछ अदर चार्जेस भी लूंगा, जिसको अपने बोलते हैं फ्रेट, जिसको अपने बोलते हैं फ्रेट, मैं वो भी चार्जेस लूंगा। हो सकता है आपका गुड्स मुझे आपके घर पे इंस्टॉल भी करना पड़े, जैसे होता है एसी। अरे जब एसी खरीदने के लिए जाते हो तो क्या करते हो, अपने गाड़ी के डिक्की में एसी रख कर लाते हो क्या, कि शॉपकीपर को बोलते हो कि जाओ, शॉपकीपर बोलते नहीं आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा, ये एसी आपके दीवार में फिट भी हो जाएगा, प्रॉपर आपको इंस्टॉलेशन इंजीनियर पूरा करके जाएगा। तो वो आपसे जो चार्जेस लेता है वो खाली एसी का चार्जेस नहीं लेता है, एसी इंस्टॉल करने का, एसी आपके घर तक पहुंचाने का सारा चार्जेस लेता है। तो वो आपको खाली गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा है, वो आपको सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है। इंस्टॉलेशन करना इज अ सर्विस, एसी बेचना इज अ गुड्स, और फ्रेट जो आपसे रिकवर कर रहा है वो क्यों रिकवर कर रहा है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, हाँ कि ना, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है। तो इन दैट केस सर ये गुड्स के साथ सर्विसेज भी सप्लाई हो रहा है एक साथ। तो सर अब हम टेंशन में आ गए, अगर एसी का बात किया जाए तो एसी के ऊपर लगता है जीएसटी 18%, अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का बात किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे लगता है जीएसटी 5%, अगर कोई इंस्टॉलेशन सर्विस का बात किया जाए तो उस पे मान लो लगता है 12%। तो सर कैसे जीएसटी चार्ज करेंगे, गुड्स के वैल्यू पे अलग, फ्रेट के वैल्यू पे अलग, इंस्टॉलेशन वैल्यू पे अलग? नहीं बाबा, नहीं ऐसा नहीं होगा। लॉ मेकर ने प्रोविजन बनाकर रखा है, इस सप्लाई को बोलेगा कॉम्पोजिट सप्लाई, इस सप्लाई को बोलेगा कॉम्पोजिट सप्लाई।
मुझे बताइए, अगर एसी का मैंने एग्जांपल लिया है तो बताओ इस तीनों में से गाइस, मुझे आपका रिस्पांस चाहिए, आपका रिस्पांस चाहिए। इन तीनों में से प्राइस प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन, ये एसी अगर है तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? कुछ याद आ रहा है? प्रिंसिपल सप्लाई क्या? देखिए बेसिक्स क्लास चल रहा है, आपको आगे सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या रहा है? कुछ याद आ रहा है? प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई? एसी। इसके बिना क्या तो फ्रेट करोगे, क्या तो इंस्टॉल करोगे। तो गवर्नमेंट बोलती है पूरे वैल्यू पे 18% लगेगा, जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। पूरे वैल्यू पे 18% लगेगा, जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। ठोको ताली, बताओ समझ में आया? पूरे सप्लाई पे लगेगा कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसको बोलते हैं 18% पे जीएसटी लगेगा, इसको बोलते हैं अपने प्रिंसिपल सप्लाई। आई होप आप साथ साथ कॉपी करते जा रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्लीज याद रखिएगा। प्रिंसिपल सप्लाई क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सप्लाई। तो दिस इज द नेचर, दिस इज नोन एज कॉम्पोजिट। अब जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर किसी दुकान में मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हो तो आपको बोलना पड़ता है क्या, देखो मोबाइल फोन भी दो, मोबाइल चार्जर भी दो, डब्बा भी दो, मोबाइल कवर भी दो, ये सब भी दो। यार मोबाइल एक्सेसरीज कुछ कुछ दिया जाता है साथ में। मोबाइल फोन के साथ मोबाइल चार्जर जो दे रहा है, मोबाइल चार्जर अलग भी बिका जाता है, बट मोबाइल फोन अलग भी बिका जाता है। बट नॉर्मली बिजनेस में क्या किया जाता है? मोबाइल अलग, मोबाइल चार्जर नहीं। भाई मोबाइल चार्जर तुम ही से लेंगे, और किससे लेंगे? लैपटॉप के साथ लैपटॉप चार्जर तुम ही देगो, और किससे लोगे? हाँ, लैपटॉप के बाद कोई स्क्रीन गार्ड लगा रहे हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्लान ले रहे हो, एंटीवायरस ले रहे हो, वो बात अलग है। जो बेसिक चीज है वो उसको आप कॉम्पोजिट सप्लाई बोलते हैं। मतलब सर नॉर्मली अगर हम दो सामान साथ में ही बेचते, अच्छा आप किसी, जितने मेल स्टूडेंट्स है वो समझ पाएंगे। सर अगर आप जीन्स खरीदने जाते हो तो जरूरी है क्या शर्ट भी खरीदोगे उसी दुकान से? जीन्स शर्ट साथ में खरीद रहे हो, इज इट अ कॉम्पोजिट सप्लाई? साथ साथ मेरे जीन्स शर्ट साथ में खरीद रहे हो। सर जीन्स हम लेवाइस का खरीदा, शर्ट हम वैन ह्यूसेन का लेगा, मेरा मन हम किसी से भी ले। सर जीन्स शर्ट साथ में एक जन से थोड़ी ना खरीदा जाता है। तो सर ये आपको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, कभी भी नहीं इसको कॉम्पोजिट में नहीं बोलेंगे। फिर अपने जीन्स अलग खरीदे अलग सप्लाई है, शर्ट अलग खरीदे अलग सप्लाई है। कॉम्पोजिट मतलब जहां मिक्सचर आ गया, जहां मिक्सचर आ गया तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। आपको आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मिक्स सप्लाई में भी आप गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन देते हो। मिक्स सप्लाई में भी गुड्स या सर्विसेज या गुड्स प्लस गुड्स कोई भी कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। मतलब जहां टू सप्लाईज जुड़ी साथ में, वहां या तो कॉम्पोजिट होगा या तो मिक्स्ड होगा। तो सर मिक्स सप्लाई क्या होता है? मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, बहुत सिंपल होगा। आपको चॉकलेट्स खरीदना है, आपको ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपको चॉकलेट्स खरीदना है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदना है, आपको बहुत सारे अदर आइटम्स खरीदने हैं। सर ये अलग अलग खरीदा जाता है, ये अलग अलग खरीदा जाता है। आप लेकिन क्या किए, आप तीनों को एक सिंगल प्राइस में कंबाइन पैकेज बना लिए। आप इस तीनों को सिंगल प्राइस में कंबाइन पैकेज बना लिए। तो अगर आप इस सिंगल प्राइस को कंबाइन पैकेज बना लिए ना, तो भाई मेरे, अगर आप इस सिंगल प्राइस को कंबाइन बना लिए, कंबाइन पैकेज कर लिए, तो भाई मेरे आपके ऊपर क्या लगने वाला है? सर चॉकलेट का 12% है मान लो, सॉफ्ट ड्रिंक्स का 18% है मान लो, और वो अदर आइटम मान लो 28% है। ओ माय गॉड, जीएसटी रेट 28% अदर आइटम का। ओ माय गॉड, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अदर आइटम्स तीनों मिलाकर एक सिंगल प्राइस में बेच रहे हैं, एक सिंगल प्राइस में बेच रहे हैं। सर मतलब चॉकलेट का 100 रुपया है अलग से, सॉफ्ट ड्रिंक का 200 रुपया अलग से, और मान लो इसका 300 रुपया, तो हिसाब से 600 होना चाहिए। लेकिन शॉपकीपर बोला चलो इन तीनों का तुम 500 दे देना, इन तीनों का तुम 500 दे देना। तो क्या होगा मेरे भाई? तुमको पता है क्या होगा? खाली सुन लो मेरा बात, 28% पे जीएसटी लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हाईएस्ट ऑफ रेट। 28% पे बॉस जीएसटी लगेगा। जो हाईएस्ट रेट टैक्स है 28% पे जीएसटी लगेगा। इसी को बोलते हैं अपने मिक्स्ड सप्लाई, इसी को बोलते हैं अपने मिक्स्ड सप्लाई। जहां पे तुमने नेचुरली बंडल नहीं किया, इसको बोलते हैं नेचुरली बंडल, या लिख सकते हो, देखिए सब प्लीज लिखते रहना कॉपी में। नेचुरली बंडल करना,
और जहां मिक्स सप्लाई आएगा वहां लिख सकते हो आर्टिफिशियली बंडल करना। नॉर्मली बिकता नहीं है साथ में, बट आप बेच रहे हो एक ही साथ, तो हाईएस्ट रेट ले लेंगे, हाईएस्ट रेट ले लेंगे, हाईएस्ट रेट ले लेंगे सर। तो नेचुरली बंडल में रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, नेचुरली बंडल में रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई और आर्टिफिशियली बंडल में रेट अट्रैक्टिंग हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। जो भी हाईएस्ट रेट होगा उसी पे रेट अट्रैक्ट करेंगे। सब डिस्कस होगा गाइस, अभी खाली अब समझो दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं डिटेल में आगे फिर डिस्कस करूंगा। खाली एक शॉर्ट लेकिन आपको जानकारी चाहिए सप्लाई का भी, कि सप्लाई में भी जब दो सप्लाई और साथ में होते हैं तो एक होता है कॉम्पोजिट सप्लाई, एक होता है मिक्स सप्लाई। ये सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी बस आप इतना समझिए, ओके। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया सप्लाई का, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और एक क्लासिफिकेशन मैं कर सकता हूं सप्लाई का, ये तो आपको पता ही होगा। और एक क्लासिफिकेशन मैं कर सकता हूं सप्लाई का। सर हमको लगा ही नहीं कैसे टाइम जा रहा है, सच में गाइस, क्या आपको लगा क्या टाइम कैसे जा रहा है? मेरे को नहीं लगता आपको भी लगा है। आपको लगा टाइम कैसे जा रहा है? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। बस सर पढ़ाते रहिए, इसी तरह पढ़ाते रहिए, 2 घंटा क्या 4 घंटा पढ़ाइए। एक होता है सप्लाई जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है सप्लाई जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई, एक है सप्लाई जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। प्लीज अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो। टैक्सेबल सप्लाई एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये सब इतना काम आने वाला है ना, आप सोच नहीं सकते, इतना काम आने वाला है। एक होता है टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। तीन तरह का सप्लाई होता है। टैक्सेबिलिटी के हिसाब से या तो कोई सप्लाई टैक्सेबल होगा, या तो कोई सप्लाई नॉन टैक्सेबल होगा, और या तो कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट होगा। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये तीन चीज में, पहले दिन ही क्लियर कर लेता हूं। इनफैक्ट और एक सप्लाई होता है जीरो रेटेड सप्लाई, चलो लिख लो ये भी आप, जीरो रेटेड सप्लाई। गाइस आप समझना, एक और सप्लाई होता है, ओ सॉरी, जीरो रेटेड सप्लाई। एक और सप्लाई होता है जीरो रेटेड सप्लाई। नील रेटेड भी होता है, बट नील रेटेड कहीं पे आ जाता है, तो इसलिए मैं नील रेटेड अलग से नहीं लिखा, वो एग्जाम सप्लाई का ही पार्ट होता है। नील रेटेड, नील रेटेड भी होता है, बट नील रेटेड अलग से आ जाता है, एग्जाम सप्लाई का ही पार्ट होता है, टेंशन ना ले। टैक्सेबल सप्लाई होता है सप्लाई ऑन विच टैक्स इज लेविड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सप्लाई जिसमें टैक्स
लेवी हो गया। अब ये लेवी क्या होता है बाद में समझेंगे, पहले प्लीज लिखने का काम कर लीजिए। सप्लाई जिसमें टैक्स लेवी हो गया, लेवी, सप्लाई जिसमें टैक्स लेवी हो गया, सप्लाई जिसमें टैक्स लेवी हो गया, इसको बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई ऑन विच टैक्स is not levied, supply on which tax is not levied। टैक्स लेवी नहीं हुआ सर, लेवी नहीं हुआ तो बन गया नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ऐसा कोई आइटम्स है सर जिसमें टैक्स लेवी नहीं होता है? क्या आप मेरे को सोचते हुए बोलो कि आपको पता है कि ऐसा कोई आइटम है जिसमें टैक्स लेवी नहीं होता जीएसटी में? ऐसा कोई आइटम है जिसमें टैक्स लेवी नहीं होता? सर आपको एक बार मैं बता देता हूं, जीएसटी या कोई भी टैक्स में लेवी एक चीज होता है और कलेक्शन एक चीज होता है, दो अलग अलग चीजें होते हैं। लेवी एक चीज होता है, कलेक्शन एक चीज होता है, दो अलग अलग चीज होते हैं। काफी लोग सोच रहा होगा अल्कोहल, काफी लोग बोल रहे हैं अंडा, काफी लोग बोल रहे हैं वेजिटेबल, काफी लोग सोच रहे हैं अनब्रांडेड वेजिटेबल। आप अलग अलग चीज सोच रहे हैं हमको लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई तो करो भाई, ट्राई तो करो भाई। लेवी प्लस कलेक्शन, लेवी मतलब इंपोज होना, इंपोज होना, लेवी मतलब इंपोज होना, इंपोज होना। कलेक्शन मतलब उससे टैक्स वसूल करना। बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिसमें टैक्स लेवी तो है बट कलेक्शन नहीं है, और इसीलिए उसको अपने आगे पढ़ेंगे, उसको एग्जेम्प्ट किया गया। क्या किया गया? एग्जेम्प्ट। क्या किया गया? एग्जेम्प्ट। इनकम टैक्स में भी पढ़ाया गया था आपको आगे इंटर लेवल पे कि एग्जेम्प्ट मतलब क्या, जिससे टैक्स फ्री है। जीएसटी में भी पढ़ाया गया था, उस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा है, लेवी है। तो टैक्सेबल सप्लाई जिसमें टैक्स की लेवी है, इंपोजिशन है। नॉन टैक्सेबल में तो लेवी ही नहीं है, जैसे अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। टैक्स नहीं लगता अल्कोहलिक लिकर फॉर, लिखते रहना साथ साथ, ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो अल्कोहल है सर, इस पे टैक्स की लेवी नहीं है। आपको इसका रीजन समझाया जाएगा। ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है इसमें, और अगर जीएसटी में आ जाता तो रेवेन्यू आधा आधा हो जाता, क्योंकि जीएसटी में जो भी और आधा आधा होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग। यहां पे केवल स्टेट लगाता था एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट खाली स्टेट को दिया था अल्कोहल पे लगाने का, और आज भी अल्कोहल पे स्टेट ही एक्साइज ड्यूटी लगाता है, जीएसटी में नहीं है। सर हम कितने दिन से, मतलब आई एम जस्ट प्रेइंग कि ये चीज हो। पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है भाई? अरे 100 रुपया तक छू गया था अभी पेट्रोल डीजल, क्यों? रीजन क्या है? इतना टैक्सेस है, इतना टैक्सेस है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है हम। आपको पता है पेट्रोल डीजल पे भी जीएसटी नहीं लाया गया अभी तक। दैट इज वाई अभी भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर किसी को कुछ याद आ रहा है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, पेट्रोल लिख दिया मैंने, पेट्रोल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, याद आ रहे कुछ, डीजल, ये सारे प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लेवी नहीं है, सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। ये सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जीएसटी नहीं लगता है सब चीज में। क्यों नहीं लग रहा है? इसका रीजन समझिए, फाइनल लेवल पे रीजन समझिए क्यों नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है सर क्योंकि सर अभी इसमें सेंट्रल एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चरिंग करते समय, और जब बेचेंगे तो वैट लगेगा। आज अगर इसको जीएसटी में ला दिया जाता ना, पेट्रोल डीजल ये सब पे, तो स्टेट को भी अपना हिस्सा मिल जाता, जीएसटी में सब कुछ आधा आधा होगा। तो जैसे स्टेट अपना एक बात पे अड़ गया था कि नहीं अल्कोहल जीएसटी में नहीं आएगा, अल्कोहल पे पूरा हक हमारा है, वैसे सेंट्रल भी अड़ गया कि ठीक है पेट्रोलियम डीजल भी नहीं लेकर आएंगे। और एक वजह, जीएसटी का मैक्सिमम रेट 28% है, जीएसटी का मैक्सिमम रेट अभी 28% है, 28 से ज्यादा कोई रेट नहीं है जीएसटी में। और आज के डेट में पेट्रोल डीजल में 45 से 50% तक टैक्स चला गया है।
एक्साइज जोड़ दो, वैट जोड़ दो, 40-45% जा रहा है। तो सर अगर जीएसटी में आ गया तो गवर्नमेंट को लॉस होगा, रेट कम करना पड़ेगा। दैट इज वाई पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगती, लेवी नहीं है सर। इसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, इसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। समझ में आ रहा है सबको भाई? समझ में आ रहा है? सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नॉट लेविड, अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन का पेट्रोल। यस सर, समझ में आ गया, इस पे टैक्स लेवी नहीं। अब समझो एग्जेम सप्लाई, अब समझो एग्जेम सप्लाई। एग्जेम सप्लाई क्या होता है? एग्जेम सप्लाई होता है, एग्जेम सप्लाई होता है, बहुत ध्यान से प्लीज समझना, तीन तरह के सप्लाईज होते हैं एग्जेम सप्लाईज में, तीन तरह के सप्लाईज होते हैं एग्जेम सप्लाई में। नील रेटेड, नील रेटेड सप्लाईज एग्जेम सप्लाई होता है, नील रेटेड सप्लाईज एग्जेम सप्लाई होता है, नील रेटेड सप्लाईज एग्जेम सप्लाई होता है। नील रेटेड मतलब सर जिसका रेट जीरो है, कुछ कुछ आइटम्स पे टैक्स रेट जीरो है, इसलिए उसको बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में तो टैक्स ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूं, क्लास में अगर घुसे हो तो ही तो तुम क्लास के बाहर निकल सकते हो। जैसे कोई बच्चा लेट आया क्लास में, मैंने बोला अगर कोई बच्चा लेट आया क्लास में तो उसको एंट्री के बाद एग्जिट करा देंगे। कोई बच्चा एब्सेंट ही है क्लास से, यानी उस पे तो लेवी नहीं है, उसको लेट आना ना लेट आना परवाह नहीं है, तो वही है नॉन टैक्सेबल, है ही नहीं उसमें कुछ, वो घुसा ही नहीं तो निकालेंगे कैसे? वैसे ही एग्जेम सप्लाई है, लेवी हुआ लेकिन रेट जीरो कर दिया गया, कलेक्शन नहीं कर रहे हैं अभी, इसको एग्जेम सप्लाई बोलते हैं। इसलिए इसको नील रेटेड के नाम से भी जाना जाता है। नील रेटेड सप्लाई मतलब एग्जेम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई मतलब एग्जेम सप्लाई। सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करके, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करके कोई भी गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर सकती है। यस, गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट कोई भी गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई को एक नोटिफिकेशन इशू करके एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब ये नोटिफिकेशन क्या होता है? एक गवर्नमेंट के पास पावर है गिवन बाय द एक्ट कि वो इशू कर सकती है नोटिफिकेशन कोई भी दिन जहां पर एक पर्टिकुलर डेट से कोई सप्लाई को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जेम सप्लाई। मतलब या तो नोटिफिकेशन में रेट 0% है, या तो उसको एक नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट किया गया है, तो भी उसका मतलब है वो एग्जेम सप्लाई है। समझ में आ रहा है? तो गाइस आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई जिसमें टैक्स लेवी होती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसमें टैक्स लेवी ही नहीं होती है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल्स है, उसमें जो पुराने टैक्सेस लगते थे वही टैक्स लगते हैं आज भी, जाते स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी अभी भी नहीं है, वो नॉन टैक्सेबल है। लेकिन अगर लेवी है बट कलेक्शन एग्जेम्प्टेड है, जैसे नील रेटेड सप्लाई जिसपे टैक्स रेट 0 है, या कोई नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट किया गया है, तो भी वो क्या है? एग्जेम सप्लाई। और लास्ट में अब आओ मेरा ऊंट पहाड़ के नीचे बॉस। सर गवर्नमेंट ने क्या किया है आप समझ नहीं सकते, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी एग्जेम सप्लाई के लिस्ट में डाल दिया। वाह! इसका कारण अभी आपको नहीं समझ में आएगा। इसका कारण एज आई टोल्ड यू, बेसिक्स क्लास चल रहा है, सब कुछ एक बार में नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा। खाली इतना समझो कि नॉन टैक्स, आपको याद भी होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है इसको एग्जेम सप्लाई के बकेट में भी डाला गया। मतलब सर एग्जेम सप्लाई का बकेट बहुत स्ट्रांग है। एग्जेम सप्लाई में हर वो चीज आ गया जिसमें टैक्स लगता नहीं है, या टैक्स लगता है बट रेट नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट है, हर वो चीज आ गया एग्जेम सप्लाई में। तो एग्जेम सप्लाई में 3 चीज आ गया। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आ रहा है तो मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए। नील रेटेड, एग्जेम्प्ट थ्रू अ नोटिफिकेशन, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोला हमने? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में
जीएसटी नहीं लगता, फिर भी उसको एग्जाम सप्लाई में ही रखा गया है। मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई है और एग्जाम सप्लाई का देखो कितना बकेट बढ़ रहा है, कितना बकेट बढ़ रहा है। नील रेट भी हो गया, थ्रू अ नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट हो गया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया, सब कुछ एग्जेम्प्ट है, सब कुछ एग्जेम्प्ट है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज एग्जाम सप्लाई। जीरो रेटेड क्या होता है? आराम आराम से समझो, पुराने दिन याद करो, क्या होता है जीरो रेट। कोई बच्चा बोलेगा अरे सर एग्जाम सप्लाई होता है जीरो रेटेड, अरे ऐसा नहीं है, तब उसका क्लासिफिकेशन अलग थोड़ी ना होता मेरे दोस्त। जीरो रेटेड का मतलब यहां लिख सकते हो, रेट इज नॉट जीरो। यही कला है जानने का, रेट इज नॉट जीरो, रेट जीरो नहीं है, सप्लाई इज जीरो, सप्लाई इज जीरो, रेट जीरो नहीं है। अगर रेट जीरो है तो नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है। रेट जीरो नहीं है, रेट जीरो है तो नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है। इट इज सप्लाई इज जीरो रेटेड, सप्लाई इज जीरो रेटेड, सप्लाई जीरो रेटेड है। तो अगर सप्लाई जीरो रेटेड है गाइस, तो सप्लाई जीरो रेटेड मतलब क्या? सप्लाई जीरो रेटेड मतलब क्या? दो तरह का सप्लाई है, लिख सकते हो मेरे साथ साथ। टुडेज पेन टुमारोज गेन। आज बेसिक्स पे इतना अच्छे से कमांड ले आओ, आगे सारा चैप्टर इजी लगेगा। दिस इज माय वर्ड्स। रेट इज जीरो, रेट इज नॉट जीरो, सप्लाई इज जीरो। दो तरह के सप्लाईज को जीरो रेटेड माना जाता है, वो क्या है पहले समझ लो। सबसे पहले तो सर सिंपल है, इंडिया से इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना, इंडिया से इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। इंडिया से इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना गुड्स या सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर आप गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर इंडिया के बाहर आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। देखिए आप एक्सपोर्ट कर रहे, ये भी तो सप्लाई हुआ, लेकिन ये कौन सा सप्लाई हुआ? जीरो रेटेड सप्लाई हुआ। ये ना तो टैक्सेबल सप्लाई है, ना तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है, इसको जीरो रेटेड बोलेंगे आप। जीरो रेटेड सप्लाई है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई है, बस इतना समझो। और एक सप्लाई होता है सप्लाई टू, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर्स, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर्स, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर्स, ये भी जीरो रेटेड होता है। सर एसईजेड क्या होता है? आपको सब पता होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मेरा बात ध्यान से सुनिए, हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी भी एरिया को, किसी भी स्टेट में एसईजेड घोषित कर सकती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसईजेड क्या होता है? एसईजेड लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज होते हैं, जो बेसिकली एक हब बनाया जाता है। जैसे गांधीनगर में है एसईजेड, गुजरात में बहुत सारे एसईजेड एरियाज है, एमपी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में कुछ कुछ एसईजेड एरियाज है। अगर हम उस एरिया में जाकर बिजनेस करते हैं, अगर हम उस एरिया से जाकर बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारा टैक्स बेनिफिट मिला जाता है, क्योंकि एसईजेड से एक्सपोर्ट किया जाता है। जनरली एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर आप एक्सपोर्ट करते हो, तो दैट इज गुड फॉर आवर कंट्री। एक्सपोर्ट मतलब डॉलर आ रहा है कंट्री में, हमारा एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। हमारे पास डॉलर आना मतलब हमारा डॉलर, हमारा जो रुपया, आपको पता है डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 75 76 में भी ये रेंज पे चलता है। तो जितना ज्यादा डॉलर अपने पास रहेगा उतना रुपी कम डेप्रीशिएट होगा। नहीं समझ में? एफएम का लैंग्वेज है ये। रुपी कम डेप्रीशिएट होगा मतलब रुपया कम झुकेगा डॉलर के सामने। आज डॉलर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। क्यों बढ़े जा रहा है? क्योंकि हमारा रुपी उनके सामने मजबूत नहीं है, कमजोर पड़ रहा है। रुपया का वैल्यू कमजोर पड़ रहा है। इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप तो। सर उसके लिए एक्सपोर्ट्स में हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज चाइना का इतना बड़ा इकोनॉमी स्ट्रांग क्यों, आपको कभी समझ में आया है सर? क्योंकि चाइना ह्यूज एक्सपोर्टर है।
ऑल इंडिया लेवल, ऑल वर्ल्ड लेवल पे चाइना से ह्यूज एक्सपोर्टर, ह्यूज एक्सपोर्टर है चाइना। डॉलर वॉलर जो भी फॉरेन करेंसी भर भर के उनके पास जाता है। वैसे इंडिया में तो एसईजेड एरिया जो है इंडिया में ये बनाया गया है ताकि लो कॉस्ट यूनिट हो, तो वहां से कुछ भी जाता है जनरली एक्सपोर्ट होता है। तो बेसिकली यहां ये समझिए आप, अगर हम भी किसी भी एसईजेड यूनिट्स को, एसईजेड जो एसईजेड एरियाज में बिजनेस करते हैं, हम उनको अगर सप्लाई कर रहे हैं, या जो एसईजेड डेवलप करता है, एसईजेड डेवलपर मतलब जो एरिया को डेवलप करता है, उनको हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी जीरो रेटेड माना गया। अब आप ये हमसे अभी मत पूछना, दिस इज नॉट माय डिस्कशन नाउ, कि जीरो रेटेड से क्या बेनिफिट होगा, अभी नहीं। अभी अपना यही मुद्दा है कि जीरो रेटेड क्या होता है ये समझ लो भाई। अभी हमारा यही मुद्दा है, जीरो रेटेड क्या होता है समझ लो भाई, जीरो रेटेड क्या होता है ये समझ लो। तो जीरो रेटेड यही दो सप्लाई होते हैं, एक्सपोर्ट करना या एसईजेड यूनिट को डेवलपर को सप्लाई करना, बस। तो ये क्लासिफिकेशन भी खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, इसलिए मैंने इसमें टाइम लगाया। आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड। टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड, एकदम बेसिक्स है सर। ठीक है, तो देखो 4 क्लासिफिकेशन सप्लाई में क्या पढ़ाया गया आपको। पहला है आउटवर्ड इनवर्ड, इंट्रा इंटर, फिर इसमें लॉस भी पढ़ लिया अपने, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट था ये, कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड। ठीक है, और लास्ट में अपने अभी पढ़े टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड। टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड। तो सप्लाई का जितना क्लासिफिकेशन मुझे पॉसिबल हुआ बेसिक्स में बताना, मैंने आपको बता दिया। तो इससे अपना सप्लाई का क्लासिफिकेशन यहां खत्म होता है। नंबर 4 पॉइंट अपना खत्म हुआ, नंबर 4 पॉइंट अपना खत्म हुआ। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट। अब अपने स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट अपना खत्म हुआ, अब अपने स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट। प्लीज मेरे साथ साथ लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे। चार्ज ऑफ जीएसटी, मेरे साथ साथ लिखेंगे प्लीज। चार्ज ऑफ जीएसटी, मेरे साथ साथ लिखेंगे प्लीज। चार्ज ऑफ जीएसटी, प्लीज राइट मेरे साथ साथ, चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी बहुत इजी है सर। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज। देखिए गाइस, इतना एक्सपीरियंस है ना, तो मैं सच बताऊं, पता चल जाता है स्टूडेंट आगे कहां पे गड़बड़ करेगा। तो बेसिक्स क्लास में ही क्लियर कर लो उसको, बेसिक्स क्लास में क्लियर कर लो उसको। ये एक्सपीरियंस से कहता है, बेसिक्स क्लास में क्लियर कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स पे थोड़ा टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ताकि जब चैप्टर में घुसेंगे ना तो फटाफट फटाफट कट 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 करके चलेगा। तो ये हो गया अपना फॉरवर्ड चार्ज, ये हो गया अपना फॉरवर्ड चार्ज। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक बार लिख लो, और दूसरा होता है रिवर्स चार्ज। कुछ याद आ रहा होगा आपको, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा होता है रिवर्स चार्ज। दूसरा होता है रिवर्स चार्ज। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा होता है रिवर्स चार्ज। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा होता है रिवर्स चार्ज। बहुत इजी है सर, आप लोगों को तो काफी लोग पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या भाई, हम सप्लाई कर रहे हैं, आपको सप्लाई कर रहे हैं, आप रेसिपिएंट हो, हम सप्लायर है, हम जीएसटी लेवी कर रहे हैं, हमारे ऊपर जीएसटी लेवी हुई है, हमारे ऊपर जीएसटी लेवी हुई क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं, और हम आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आप लोग के केस में भी यही हुआ, आप लोग फीस दियो ये कोर्स लेने के लिए, हमने आपसे जीएसटी चार्ज किया इस फीस में, और गवर्नमेंट को हमें देना पड़ा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, कि लेवी हमारे ऊपर है और कलेक्शन आपसे। ये इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट, यही है इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट। लेवी हमारे पे, कलेक्शन आपसे हो रहा है, बर्डन शिफ्ट किया गया, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो लिख लो एक बार, या डायग्राम बना लेते हैं। सप्लायर, देखिए जीएसटी में हम खाली एक ही वर्ड यूज करेगा, सप्लायर, और है रेसिपिएंट। आप सेलर बायर भी सोच सकते हो, बट सेलर बायर ज्यादा गुड्स के टर्म्स में यूज किया जाता है। सर्विसेज में सेलर बायर नहीं होता है, सर्विसेज में प्रोवाइडर और रिसीवर होता है, इसलिए दोनों का कंबाइन के लिए यूज बेटर है सप्लायर जो सप्लाई करता है, रेसिपिएंट जो रिसीव करता है।
यही दो वर्ड यूज करेंगे जीएसटी में। तो सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। सप्लायर क्या करता है? सप्लायर क्या करता है? आउटवर्ड सप्लाई करता है। सप्लायर क्या करता है? आउटवर्ड सप्लाई करता है, राइट? और रेसिपिएंट से जीएसटी चार्ज करता है। रेसिपिएंट से जीएसटी चार्ज करता है। जीएसटी से रेसिपिएंट से जीएसटी चार्ज करता है। सब कुछ बताऊंगा, मेरे साथ साथ रहो भाई, सब कुछ बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, सब कुछ बताऊंगा, बट आपको पेशेंस से मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा। सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है और जीएसटी चार्ज करता है, ठीक है? इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। आउटपुट टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। सप्लायर क्या करता है? रेसिपिएंट से जो चार्ज किया, सरकार को जो दिया, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। जैसे एग्जांपल, जैसे यहां पे सोचो प्राइस है 10,000 और जीएसटी लगता है मान लो 18%। आपको रेट्स भी बता दूंगा, जीएसटी में 4 रेट होता है, 5%, 12%, 18%, 28%। रेट्स ऑफ टैक्स आपको लर्न नहीं करना, एग्जाम में दिया रहेगा। ये 4 तरह का रेट अभी है जीएसटी में, ठीक है? आपको समझा दिया गया है, आगे लिखवा भी देंगे। मान लो इस प्राइस पे 18% जीएसटी कलेक्ट करना है, 1800 रुपया हमने चार्ज किया और टोटल वैल्यू आया 11,800। टोटल वैल्यू आया 11,800। तो इस 1800 रुपया जो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा, रेसिपिएंट से चार्ज किया जाएगा, ये गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा, जिसको अपने बोलते हैं आउटपुट टैक्स। इसी 1800 को बोलते हैं अपने आउटपुट टैक्स। इसी 1800 रुपया को अपने बोलते हैं आउटपुट टैक्स। मेरा बात समझ में आ रहा है हम गाइस क्या बोल रहे हैं? इसी 1800 रुपया को अपने बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है ना गाइस? 1800 रुपया को बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब आप थोड़ा सा और सोचिए, एक स्टेप और सोचिए। अगर सप्लायर जो चार्ज करता है वो है सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स अपने आउटवर्ड सप्लाईज पे, तो रेसिपिएंट के लिए क्या हो गया सर? अगर आपको याद है, आउटवर्ड सप्लाई सप्लाई करना, रेसिपिएंट के लिए है ये इनवर्ड सप्लाई। लिखते रहेंगे, रेसिपिएंट के लिए है इनवर्ड सप्लाई। सर अगर आप नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूं ये क्लास किया हुआ बेकार है। काफी स्टूडेंट होंगे यार, देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, लिखने का क्या दरकार है, क्या हटाओ ना, बाद में पछताओगे आप। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में यही एक सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का पर्सनल जाकर नहीं देख सकता हूं कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एनफोर्स नहीं कर सकता हूं। पढ़ा रहा हूं, सब लोग पढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड मोड में बहुत सारे क्लासेस ले रहे हैं। बट गाइज यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आज आप फाइनल के बच्चे हो, आपसे इतना हम उम्मीद करते हैं कि जो क्लासेस कम से कम आपको दिया जा रहा है, जो आपको कराया जा रहा है, जो नोट्स आपको क्लास में लिखाए जा रहे हैं, जो होमवर्क आपको क्लास में दिए जा रहे हैं, कम से कम उतना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वो करो, ऑनेस्टली करो। बी ऑनेस्ट टू योर स्टडीज, बी ऑनेस्ट टू वॉट एवर यू आर डूइंग, एल्स डोंट डू। मेरा एक सिंपल फंडा है, करो तो अच्छे से करो, वरना मत करो। जब कर पाओगे, कर सकते हो, और मैं जानता हूं आप कर सकते हो, तभी आप फाइनल लेवल पे आए हो। ऐसे ही आप फाउंडेशन इंटर क्लियर नहीं कर रहे हो, तभी आप कर पाए हो। जब तक आप में कोई स्पार्क है तभी आप कर पाए हो। तो प्लीज ये बात मेरा रिमेंबर रखना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनिए, इंप्लीमेंट करिए। नोट्स लिखा रहा हूं, नोट्स लिखिए अच्छे से। जब नोट्स नहीं लिखाएंगे, बुक में जाएंगे तो बुक में ठीक से देखना, जो बुक में मार्किंग्स कराऊंगा बुक का मार्किंग्स ठीक से करना। आपसे एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट टेक दिस क्लासेस लीनियंटली। आपका फाइनल लेवल है, इट्स टू बिग। इंटर में जितना मस्ती करना था कर लिया, अब फाइनल में अच्छे से ध्यान दीजिए। तो सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई जो कर रहा है रेसिपिएंट को, उससे आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा है रेसिपिएंट से, आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा है रेसिपिएंट से, तो आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया।
रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, रेसिपिएंट के लिए वो इनवर्ट सप्लाई है और रेसिपिएंट इनपुट टैक्स पे कर रहा है, रेसिपिएंट इनपुट टैक्स पे कर रहा है, ऑब्वियसली किसको, सप्लायर को, ऑब्वियसली किसको, सप्लायर को। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई। ये आगे इतना वर्ड्स रिपीट होगा, आप सोचते हाँ सर ने एक कॉन्सेप्ट समझाया था फर्स्ट क्लास में, ये कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही वैलिड है। आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स, इनवर्ट सप्लाई, इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स किसके लिए इनपुट टैक्स है भाई, रेसिपिएंट के लिए। आउटपुट टैक्स किसके लिए भाई, सप्लायर के लिए। वही सेम चीज आउटपुट टैक्स है, वही सेम चीज इनपुट टैक्स है, बस दो अलग अलग लोगों के लिए। तो इसको अपने बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। सिंपल आईडीटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी नया चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाया, खाली टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, बिकॉज आगे जाके वो टर्मिनोलॉजी काम आएगा। अब आप रिवर्स चार्ज में आइए, अब आप रिवर्स चार्ज में आइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा रिवर्स चार्ज, बहुत ध्यान से सुनिएगा रिवर्स चार्ज। आप लोगों को डाउट हो सकता है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं रिवर्स चार्ज को लेके, क्योंकि रिवर्स हो जाता है माइंड माइंड रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स चार्ज पढ़ते माइंड उल्टा हो जाता है। बट डोंट वरी, बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए, एक सिंपल चीज बताऊंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। यहां पर भी सेम चीज हो रहा है लेकिन उल्टा, एज द नेम सजेस्ट रिवर्स चार्ज। सेम चीज हो रहा है लेकिन उल्टा, एज द नेम सजेस्ट रिवर्स चार्ज। एज द नेम सजेस्ट रिवर्स चार्ज। सप्लाई, अच्छा यहां पे प्लीज एक चीज लिख लो ना, एरो बना के, लेवी ऑन सप्लायर, लेवी ऑन सप्लायर। सप्लायर जो रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, लेवी इज ऑन, ओ अब समझ में आया सर, काया ही पलट गया बोलो ओ, अब समझ में आया, काया ही पलट गया, इसलिए रिवर्स है। ओ, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी था टैक्स देने का गवर्नमेंट को, कलेक्ट कर रहा है रेसिपिएंट से, या तो रेसिपिएंट को ही बोल दिया तुम डायरेक्टली टैक्स दे दो गवर्नमेंट को, रेसिपिएंट को ही बोल दिया तुम डायरेक्टली टैक्स दे दो गवर्नमेंट को, तुम दे दो डायरेक्टली टैक्स। सर टैक्स तो रेसिपिएंट फॉरवर्ड चार्ज में भी देता है, टैक्स तो रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में भी देता है, बट फॉरवर्ड चार्ज में जो रेसिपिएंट टैक्स देता है वो गवर्नमेंट को नहीं देता है, वो किसको देता है, सप्लायर को देता है, और सप्लायर की लायबिलिटी है, रेसिपिएंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, हमने आपसे फीस चार्ज किया, फॉरवर्ड चार्ज है ये, रिवर्स चार्ज नहीं है। आप बोलेंगे हम टैक्स नहीं देंगे, अब टैक्स हटा दीजिए। मान लीजिए हम लोग आपसे फीस चार्ज किए, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, 4000 प्लस 1000 टोटल 5000, एग्जांपल 1000 रुपए आपसे जीएसटी कलेक्ट किया गया है और ये 1000 रुपया गवर्नमेंट को हम देंगे। आप हमसे लड़ पड़ेंगे, आप बोलेंगे सर ये जीएसटी हम नहीं देंगे, हम आपको 4000 फीस देंगे। हम बोलेगा भाई हमको लेना पड़ेगा, सरकार हम पे लायबिलिटी डाली है कि आपको सप्लाई करूंगा तो आपसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो मेरे को ये 4000 रुपया से सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो हम अपना रेवेन्यू तो कम नहीं करेगा, हम आपसे टैक्स लेगा, बट आप अगर बोल दिए नहीं, आप झगड़ा करेंगे मुझसे, सर हम तो टैक्स नहीं देंगे, आपको जो करना है करिए। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है, दुनिया ऐसे चलती तो बात ही अलग होता, गुंडागर्दी है तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो 4000 रुपया प्लस टैक्स आपसे लिया जाता है फीस, जो टोटल फीस आपको बताया जाता है इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है। अगर आप नहीं देंगे ना, मैं सही बताऊं, आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, हमें करेगा, बिकॉज लायबिलिटी किस पर है, हमारे पर है। लायबिलिटी किस पर है, हमारे पर है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी हमारे पर है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी हमारे पर है। तो अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी हमारे पे है, तो सर इन दिस केस इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं है, हम आपको सप्लाई किया, अब आप जानो आपका काम जाने, बोलते हैं ना, हम आपको सप्लाई किया,
आप जानो, आपका काम जाने। सर इसका मतलब क्या हम आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में है। ये सप्लाई का चार्ज है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आप ही क्या है? आप ही डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात करो ना, हम आपसे चार्ज करेंगे ना हम गवर्नमेंट को कुछ देंगे, आपको ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो लायबिलिटी इज ऑन द रेसिपिएंट। तो देखिए यहां पे बिल कैसे बनेगा पता है? ठीक है, यहां लिख सकते हो नो जीएसटी फ्रॉम रेसिपिएंट, नो जीएसटी फ्रॉम रेसिपिएंट। जीएसटी रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं होगा। देखो यहां पे क्या होगा, प्राइस हो गया 1000 रुपया या जो भी 10,000 रुपया, प्लस जीएसटी अगर आप दे लोगे तो जीरो, कुछ नहीं, क्योंकि लेवी सप्लायर पे नहीं है, लेवी रेसिपिएंट पर है, बायर पर है। तो सर इसका मतलब क्या हो रहा है इस केस में? आप लिख सकते हो आउटपुट टैक्स कुछ नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। आउटपुट टैक्स मतलब जो सप्लायर रेसिपिएंट से चार्ज कर रहा है कुछ नहीं चार्ज कर रहा है। रिवर्स चार्ज में आउटपुट टैक्स नहीं होता। लेकिन गाइस अब थोड़ा साथ में फाइनल लेवल का बात चल रहा है। रेसिपिएंट will pay directly to government. Recipient will pay directly to government. Recipient government को directly pay करेगा, रेसिपिएंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। और इस टैक्स को क्या बोलेंगे? जो रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा, इस टैक्स को क्या बोलेंगे? मेरे को आपसे रिस्पांस चाहिए। ये टैक्स जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा रेसिपिएंट, इसको क्या बोलेंगे? मेरे को आपसे रिस्पांस चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं। अगर कोई आउटपुट टैक्स ही नहीं है, रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है ये टैक्स, मतलब ये जो 1800 रुपये है ना, आप देखो यार लिख सकते हो 1800 रुपया, यही रेट समझो। ये 10,000 जो है सप्लाई, इसका रेट ऑफ टैक्स 18 ही है, लेकिन सप्लायर चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि रिवर्स चार्ज में। कौन चार्ज कर रहा है? रेसिपिएंट चार्ज। आई मीन कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट कर रहा है। मैं वेट कर रहा हूं, आप हमें बताइए ये जो रेसिपिएंट जो टैक्स दे रहा है, इस टैक्स को क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट जो टैक्स दे रहा है, इस टैक्स को क्या बोलते हैं? आपको मेरे को बताना पड़ेगा। आई एम वेरी वेरी, मतलब मेरे को बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील हो रहा है, आप लोग बता देंगे। गवर्नमेंट को डायरेक्टली जो रेसिपिएंट पे करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं अपने इनपुट टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यस, मतलब इनपुट टैक्स है वो टैक्स जो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को पे करना पड़ता है। इनपुट टैक्स है वो टैक्स जो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को पे करना, मतलब सप्लायर एकदम फ्री है, सप्लायर फ्री घूमेगा, उसको अपना सप्लाई का पैसा मिल गया, टैक्स आप दीजिए, आप जाने, आपका काम जाने। तो रिवर्स चार्ज किस में लगेगा? पढ़ाया जाएगा यार, आगे पढ़ाया जाएगा, वेट करो। क्या आप क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? क्या आप क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? बताइए, क्या आप क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट? और पढ़ने का मन है? और पढ़ने का मन है? सर पढ़ाते जाइए, सर फ्लो में बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, पढ़ाते जाइए। और पढ़ने का मन है? सर पढ़ाते जाइए और पढ़ाते जाइए। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में? मजा आ रहा है। गाइस यही मेरा एक सपना है कि मेरे जिनको भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, उनको मैं टैक्स का मास्टर बना दूं, वो लाइफ लॉन्ग हमको याद रखे। देखिए गाइस, टैक्स एक ऐसा चीज है, बुरा मत मानना कोई भी, जितने भी बच्चे मेरे से क्लास देख रहे हैं, कभी भी दो चीज दुनिया में हमेशा सर्टेन होता है। दो चीज दुनिया में हमेशा सर्टेन होता है, डेथ और टैक्सेस। जो आया इस दुनिया में वो जाएगा, जाएगा ही जाएगा, उसका प्लेस टेम्पररी है वर्ल्ड में। और अगर इंडिया में रह रहा है तो टैक्स देना ही देना है। इनकम टैक्स दो अपने इनकम पे, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जीएसटी भी दो। प्रोफेशन कर रहे हो तो जीएसटी भी दो।
तो क्यों ना हम इसको जान ले। आपके घर में आपके फादर, आपके चाचा ताऊ, जितने भी लोग रहते हैं, मामा, जो भी जो बिजनेस करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप मतलब उनको, अगर आप हो तो आपसे हेल्प लेंगे ना, क्योंकि आप मास्टर हो इसके, टैक्स के मास्टर हो, जीएसटी के मास्टर हो, रिटर्न्स फाइल कर सकते हो, कंप्लायंसेस सारा जानते हो, इनकम टैक्स सारा जानते हो। तो मैं नहीं चाहता गाइज, मैं अपने बच्चों को इतना ट्रेन कर देना चाहता हूं कि खाली मार्क्स नहीं भाई, हम तो रैंचो वाला बुद्धि में जाता है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट मूवी 3 इडियट्स। और आज भी बहुत बार होता है कि मैं जब थोड़ा लो फील करता हूं ना, बहुत बार मेरे लाइफ में भी ऐसा टाइम्स आता है कि मैं बहुत लो फील करता हूं, खासकर अपने बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, तो बहुत एक होता है ना, किक नहीं मिलता है, एकदम किक नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नहीं, मोटिवेटेड रहो। उसके लिए हमें भी बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल लेक्चर्स देखने पड़ते हैं। एक तरह का हार्मोनल चेंज ही है ये, कि देखने से कोई कोई वीडियोस, कोई कोई स्पीकर्स मुझे बहुत पसंद है, कोई मूवीज मुझे बहुत पसंद है, तो मोटिवेटेड रखने के लिए मैं वो देखता हूं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू सी। वरना आगे जाके यू टेंड टू लूज योर पाथ। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा मोटिवेटेड रहना। हो सकता है जर्नी में आपको लगे यार कब खत्म होगा, यार सर बोलते ही जा रहे, चुप नहीं होंगे क्या, लगेगा आपको, बट मोटिवेटेड फील करना। और उसके लिए टेक हेल्प विथ योर सीनियर्स। बात करो सीनियर से, ज्यादा लोगों से नहीं, जिनसे बात करके आपको पॉजिटिविटी आती है, उनके वीडियोस देखो यूट्यूब में, लेक्चर्स देखो, जिनसे आपको सुन के एक अंदर से एक हार्मोनल चेंज लगे। अरे एड्रेनलिन रश, एक हार्मोन पढ़े थे ना बायोलॉजी में, अंदर का लेवल एकदम पक्स 0 से 100 चला जाता है। कुछ मूवीज देखो जो आपको पसंद है। मैं 3 इडियट्स देखता हूं, वो रैंचो दास छामक दास छाछड़ का वो जो लास्ट, जो पूरा मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट, वो लास्ट वर्ड था जो उसने बोला था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके सामने आएगी। ये हमेशा मैं अपने आप को दोहराता रहता हूं, और मैं अपने स्टडीज में भी यही चीज करता हूं कि स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाओ कि वो आपका फैन हो जाए, या वो आपका नहीं, सॉरी, उस सब्जेक्ट का फैन हो जाए। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाना ये काम मेरा है। अगर जिस दिन मैं वो कर दूंगा ना, मैं देखूंगा कि आई एम थ्रू। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज समथिंग गाइज विच आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस वेरी वेरी नाइसली। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। रिवर्स चार्ज का हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लीगल सर्विसेज है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज है जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है। लीगल सर्विसेज है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अपना क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और एक बेसिक क्लास, एक ओवरव्यू क्लास दिया गया, और भी देखिए बेसिक्स खत्म नहीं है, बेसिक्स बहुत चलेगा, ठीक है। जितना मेरे को लगेगा आपको बेसिक्स के लेवल में लेकर जाना है वो मैं आपको लेकर जाऊंगा। एंड आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया, आपको सब क्लैरिटी लगा कि कैसे कैसे हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। हम लोग देखिए इतना चीज़ डिस्कस कर लिया, माय गॉड, बहुत चीज़ डिस्कस किया अपने, ठीक है। सप्लाई का क्लासिफिकेशन, सप्लाई पर लगता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जीएसटी, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई पे आप रिवर्स चार्ज देते हो, मतलब सॉरी, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, इसका फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट पे, इंट्रा यूटी पे सीजीएसटी यूटी जीएसटी लगता है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी आईजीएसटी लगता है। कितने लॉज है जीएसटी लॉ में, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटी जीएसटी जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। मेनली अपने को स्टार्ट करना है सीजीएसटी एक्ट, तो अपने यही मेन पढ़ेंगे अभी, अपने मेन यही पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट ही अपने पढ़ेंगे। बस मज़ा आना चाहिए क्लास में, आपको मज़ा आएगा तो मेरे को भी मज़ा आएगा, मैं भी और मोटिवेटेड हूँ गाइज। हमारा मोटिवेशन तो आपसे ही है, और किससे होगा, हमारा मोटिवेशन से तो आपसे ही है। सप्लाई दो तरह का होता है, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। सप्लाई में बहुत तरह का टाइप्स होता है, एग्जाम, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल, जीरो रेटेड। फिर जीएसटी में दो तरह का चार्ज होता है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करता है कस्टमर से और पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को। जो चार्ज करता है उसको बोलता है आउटपुट टैक्स, जो सप्लाई करता है उसको बोलता है आउटवर्ड सप्लाई। रेसिपिएंट जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई। रेसिपिएंट जो
जो रेसिपेंट के लिए वो टैक्स होता है जो उस पर चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। और वैसे रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है, लाइबिलिटी शिफ्टेड फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपेंट, रेसिपेंट को ही डायरेक्टली गवर्नमेंट से डील करना, रेसिपेंट ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी रिवर्स चार्ज में एक तरीके से कि आप जो खर्चा कर रहे हो, देखिए सप्लायर के लिए वो इनकम है, रेसिपेंट के लिए वो खर्चा है, तो जो खर्चा कर रहे हो उस पर टैक्स लगाना उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज, जो डायरेक्टली सरकार को वो पे कर रहा है, इसलिए इसको भी अपने इनपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको भी अपने इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो सर आज का ये क्लास, आज का ये वीडियो जो भी आप रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, आज अपने यही समाप्त करते हैं। ओके, आज का अपना डिस्कशन यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।